सत्ता का संघर्ष में आज हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। रांची के हरमू मैदान में हैं। इस मैदान की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो इस मैदान की पहली विशेषता यह है कि यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जहाँ एक तरफ बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, वहीं दूसरी तरफ अगर दाहिनी तरफ देखा जाए तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कार्यालय है। इन दोनों के बीच में लगभग 400 मीटर पर एजेएसयू का कार्यालय है। स्वाभाविक रूप से यह इलाका जो है न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बहुत एक्टिव रहता है, बल्कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ से पूरे झारखंड में सत्ता के संघर्ष के मिजाज को समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो हम आज यहाँ इस मैदान पर खड़े हैं। अगर इसके भूगोल की बात करें तो यहाँ खेल के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे पीछे जो बच्चे खेल रहे हैं उन बच्चों को देख करके महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारतीय क्रिकेट के सितारे रहे हैं और आज भी हैं, उनकी जो शुरुआती दौर का उनका खेल है वो इसी मैदान से आगे बढ़ा और फिर विश्व के मानचित्र पर कहीं ना कहीं उनको देखा गया और आज वो एक पहचान है न सिर्फ रांची के बल्कि भारत के। तो कई मायनों से, जो कई दृष्टिकोण से जो है ये मैदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, जो चूँकि पार्क भी है तो कई बुज़ुर्ग लोग भी हैं। तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्ता के संघर्ष में लोगों का मूड क्या है। सबसे पहले तो हम महिला से शुरू करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, 2024 का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? इसमें लगने का कोई इफ कोई बट ही नहीं है। यहाँ पे पूरी तरह से पता चल रहा है कि मोदी जी फिर सत्ता में आ रहे, 400 पार होना निश्चित है। क्यों आएंगे, क्यों लगता है? क्या इतना काम किया है, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, तो ये दिखता है। ये सभी आप एक एक लोग से, अगर ऊंचे से ऊंचे ओहदे के लोग से पूछेंगे या ज़मीनी स्तर के लोगों से पूछेंगे तो वो लोग बता सकते हैं, वो लोग बताएंगे हर चीज़ की। मोदी जी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो कार्य करना है वो सभी वर्ग के लोगों के लिए बराबरी के दर्जा देते हुए काम करते हैं। और भी कई लोग हैं जिनसे हम जानेंगे। आप बताइए सर, क्या लगता है चुनाव को लेकर? चुनाव में आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से मोदी जी को ही आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने वो काम किया है पिछले 10 साल में जो 70 साल में हमारे देश में नहीं हुई है। काम बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो काम जो है सो उन्होंने कुछ वैसा किया जो 70 साल में किसी ने नहीं किया। जो हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा लांछन था उसको उन्होंने दूर किया। आलू का रेट कम हो जाए, प्याज का रेट कम हो जाए, महंगाई कम संभव नहीं है, आगे आने वाले संभव में भी नहीं है। मोदी जी के अलावा भी कोई दूसरे आएंगे तो वो भी महंगाई को कम नहीं कर पाएंगे। ये समय का डिमांड है, इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं बोला जा सकता। तो आपने कहा कि लांछन दूर किया, क्या लांछन दूर किया, क्या लगता है? बहुत सारी देश की सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, देश की अपनी इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। चाहे 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, आम पब्लिक देख तो यही समझ रहा है ना आज के डेट में। राम मंदिर बहुत छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, समझने का फेर है। तो राम मंदिर और जिस तरह से 370 की बात, ये बातें जहां भी हम लोग बातचीत करते हैं ये बातें उठती हैं कि कुछ काम ऐसे हुए हैं जिसके लिए वर्षों तक इंतजार किया गया। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे जो कि इस चुनाव में रहेंगे? मुद्दा तो बहुत सारा है सर, लेकिन हर हाल में मोदी जी को अभी देश में ज़रूरत है। इनके बिना बहुत ऐसा काम है जो नहीं हो पाएगा, जैसे का ही ज़रूरत है। जैसे आपका चाहे महिला का विकास हो या किसान का विकास हो या शिक्षा क्षेत्र में हो, किसी भी तरह का विकास की ज़रूरत के लिए मोदी जी का ही ज़रूरत है। तो लोगों का विकास पर जो जोर है, उस विकास में इन लोगों का जो कहना है, आप बताइए कि क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जो कि 2024 में छाए रहेंगे? देखिए, 2024 में कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले 10 वर्षों से जिस दिशा में भारत चला है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो सोच है वो आम जनता 141 करोड़ जनता तक वो सोच फ्लोट कर गई है। और लोग अब चाहते हैं कि समाज के विकास के साथ अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं,
लोगों ने देखा किस तरीके से 370 सपना था, सीएए भी सपना था, और राम मंदिर भी लोग बोलते थे और आम जनता भी बोलता था और हम लोग भी बोलते थे भाई कि मंदिर मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो जब ये सारी बाधाएं पार हुई है तो देश अभी इसी गति के साथ और इसी नेतृत्व के साथ चलना चाहता है, ऐसा मुझे एक आम जनता होने के नाते लगता है। और जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण पे काम हुआ है वो निश्चित तौर पर भारत को अपने पुराने गौरव और जो सनातनी जड़ें हैं उनको मजबूत करने की ओर लेके जा रहा है। और भारत अब भटकने वाला नहीं है, भारत अब आगे बढ़ेगा, देश अब मोदी जी के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसा लगता है। तो जो महिला सम्मान की जब बात हुई तो महिला से बात करना जरूरी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस तरह का आश्वासन महिलाओं के लिए दिया है, जो 1 लाख रुपए देने की बात हो या नौकरी में 50% आरक्षण देने की बात हो, ये तमाम बातें क्या जनता को नहीं उद्वेलित करेंगी कि कांग्रेस के तरफ जाए? ये सब कोई जानता है कि ये लोग से बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये सबको, ये पब्लिक के पास क्या बोलेंगे, पब्लिक सब कुछ जानता है, उसको बताने का, समझाने का और दिखाने का। क्योंकि पूर्व जब हमारे भाजपा की जब केंद्र में सरकार नहीं थी, उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी उन्होंने बहुत डिमांड किया था, बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन बस वादा बस हवा में रह जाता है, कभी धरातल पे आया नहीं, आज तक तो नहीं आया है। अब देखते हैं कि अभी वो बोल रहे हैं, अभी उनको उसमें भी पता चल जाएगा कि उनका कुछ होने जाने को है नहीं। मतलब कांग्रेस के घोषणा पत्र में भले ही महिलाओं को लेकर जो बात हो, लेकिन आम महिलाएं ये सोच रही हैं, उनके सामने मुद्दे कुछ अलग अलग जैसे ही हैं। आम महिलाएं ये सोच रही हैं कि शायद उन वादों पर भरोसा करना शायद संभव नहीं हो पाएगा, या शायद वो वादे जो हैं वो पूरा नहीं हो पाएंगे। आप बताइए कि क्या लगता है, मुद्दों के मामले में अगर देखा जाए तो 2024 में कांग्रेस या विपक्षी जो बीजेपी के विपक्षी लोग हैं वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये तमाम मुद्दे आदमी जब वोट डालने जाएगा, आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके लिए काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मैं बात बता दूं कि देश जान चुका है विपक्ष को, और ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए था, वो प्रधानमंत्री मिले हैं। देश हमारा ताकतवर हो रहा है, देश हमारा सनातन धर्म की ओर जा रहा है, और देश में राम जैसे मंदिर, जब कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि राम मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गया। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र या का पुलिंदा है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड में, चूँकि मैं झारखंड में हूँ, झारखंड का बात करता हूँ। झारखंड में इन लोग गठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस, राजद, जेएमएम की सरकार बनी, और बनते के साथ जो आदिवासी सरकार बोलते हैं अपने आप की, मैं आदिवासी की सरकार हूँ, यहाँ का लोकल सरकार हूँ, बनते का साथ सलामी में पहले 7 हत्याएं की, आदिवासी की हत्याएं हुई खूंटी में, आपको ध्यान में होगा। और लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं की बात करते हैं, यहाँ सरकार बनने के बाद लगातार दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या जैसी घटना लगातार हुई, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पूरे खत्म रही, और सरकार कोई काम इस पर नहीं। ये सरकार सिर्फ झूठा वादा करती है, जनता को गुमराह करती है। और यहाँ की जनता, पूरे देश की जनता जान गई है कि कांग्रेस गठबंधन, जो भी उनके इंडिया में गठबंधन है, सिर्फ झूठ का पुलंदा है। और ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करते हैं, और देश का विरोध करते हैं, देश को माने अपने सत्ता माने के लिए ये देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या लगता है कि चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? ये मुद्दा तो नेता लोग का रहता है ना। जनता, देखिए, लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उनकी अनुमति से ही शासन होता है, उनकी प्रगति एक शासन का मात्र लक्ष्य माना जाता है। तो इसलिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और लोकतंत्र में जनता ही निर्णय निकालती है कि हमको क्या करना। जनता का झुकाव किधर देख रहे हैं? जनता का झुकाव हमको तो लगता है जो नारा आया है अब की बार 400 पार, वही हमको लगता है होगा। आपको क्या लगता है कि जो 2024 के चुनाव में खास करके झारखंड की 14 सीटों पर अगर बात किया जाए, तो जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेजा, मतलब जेल गए वो, और उन लोगों का आरोप है कि जेल भेजा गया, तो इन आरोपों के बीच जनता क्या सोच रही होगी? देखिए, अगर उनको जेल भेजा गया है तो उनके कुकृत्यों के कारण भेजा गया है। अगर वो अच्छा काम करते तो उनको कोई क्यों जेल भेजता। केस हुआ, उसके बाद जेल गए हैं। अदालत सबके लिए खुली हुई है, उनके लिए भी खुली हुई है। अदालत से उनको बेल नहीं मिल रहा है बार बार, तो वो जो आरोप लगाते हैं जेल भेजा गया, वो अपने कुकृत्य के कारण जेल गए हैं। और ये झारखंड की जनता इसको झेल रही है। विगत 4.5 वर्षों से झारखंड की जनता ने यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री को झेला है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं जिनसे बातचीत हमें करनी है। आप बताइए कि 2024 में क्या मुद्दे क्या रहेंगे, और क्या झुकाव देख रहे हैं आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं?
देखिए, आप लोगों के बीच में जाइएगा तो मुझे लगता है 140 करोड़ की जो आबादी है और ख़ास करके झारखंड की जो 3.25 करोड़ की आबादी है, हम लोग जहाँ भी देखते हैं तो देखने में यही आता है कि सबका झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में वो काम किया जो कि बाकी सरकारों ने 60 साल में नहीं किया। चाहे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर लीजिए, चाहे आप हेल्थ सेक्टर का बात कर लीजिए, अगर आप इकोनॉमिक वाइज भी देखिएगा तो जिस तरीके से हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई दल अपने द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, पहली बार ऐसा पूरे देश के इतिहास में हुआ है कि काम के बेसिस पे वोट मांग रहे हैं और जनता इस चीज़ को जान रही है कि काम में मोदी जी ने किया है, इसलिए जनता कहती है कि हम मोदी का परिवार है। तो इनका भी कहना है कि मोदी का परिवार, ये भी एक बहुत मतलब इस तरह का नारा है जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत उद्वेलित कर रहा है। आप बताइए क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में, जैसा कि चारों तरफ से बोल रहा है लोग कि मोदी जी के अलावा कोई नहीं है, तो क्या लग रहा है? नहीं, ये तो एक तरफा बात हुआ, ऐसा कोई बात नहीं कि कोई नहीं है। कांग्रेस है, बहुत लोग हैं, जहाँ क्षेत्रीय पार्टी लोग हैं, जहाँ बीजेपी का कुछ नहीं अस्तित्व है। उड़ीसा में, आपको तेलंगाना में, साउथ में। झारखंड की बात करें, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, पीछे नहीं भागना है। आप ये बताइए, झारखंड की अगर बात करें तो जिस तरह से 14 सीटों की बात है, क्या लगता है आपको? 50-50। आप जब वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल है। आपको दिखेगा नहीं कहीं। जैसे आप अगर आप मीडिया में देखिएगा, लोगों का, इन लोग का परसेप्शन ऐसा बनाया हुआ है बीजेपी का कि ये मेन मुद्दा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंडर करेंट लोगों के दिल में है। महंगाई है, करप्शन है, बेरोजगारी है। तो करप्शन तो यहाँ सबसे बड़ा करप्शन करके तो मुख्यमंत्री ही जेल में है। तो क्योंकि वो जेल में है, क्योंकि वो बीजेपी को फेवर नहीं कर रहे हैं। आपको सबसे जो यहाँ पर जो सबसे ईमानदार जमीन, एक मिनट आप आगे आइए, बार बार आप पीछे नहीं भागिए। आप ये बताइए, सबसे ईमानदार आदमी हो गए अशोक चौहान, हो गए अजीत पवार, हो गए, ये सब ईमानदार आदमी हैं। बाकी हेमंत सोरेन, ये सब तो करप्ट आदमी है। तो अगर मान लीजिए कि अजीत पवार बेईमान हैं तो हेमंत सोरेन को बेईमान होने का सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता है। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन भी है। पर अब हो गया है, जैसे पाकिस्तान में था एक टर्म की बैड टेररिस्ट और गुड टेररिस्ट, अब यहाँ पे हो गया बैड करप्शन, गुड करप्शन। ये मतलब बीजेपी वाला करप्शन गुड करप्शन हो गया। जो कम से कम ये बोल पा रहा है कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और खुद ये युवा हैं, तो इन मुद्दों की बात भी थोड़ी बहुत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के मुद्दे पर अगर कहा जाए, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, मैंने पूर्व में भी इस बात की चर्चा की कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को टारगेट करने की, महिला वोटर को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है। तो महिलाओं से ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कहाँ तक साध पा रहे हैं अपने घोषणा पत्र के मार्फत। बाकी तो चीज़ें जब वोट होगा तब देखा जाएगा। कई बातें हैं ऐसी, उनके घोषणा पत्र को अगर देखा जाए तो कई बातें हैं ऐसी जो कि कहीं न कहीं महिलाओं को एक सशक्तिकरण प्रदान करने की तरफ बात किया जाता है। आपने पूर्व में ये कहा कि भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन भरोसा हो सकता है आपको नहीं हो, लेकिन जनता के बीच क्या स्थिति है? देखिए, ये तो प्रॉपर समझ में आ रहा है कि अब जिनको हम लोग पप्पू करते हैं, राहुल गांधी भी अब मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। ये कैसे बताते हैं? नारी शक्ति वंदन अभी मोदी जी ने अभी महिलाओं को सशक्त करने के लिए आगे बढ़ाने के 33% आरक्षण आया, अभी बिल पास किया, और उसको देखते हुए ये अब सोचे कि अब तो मेरे फेवर में कोई महिला रहेंगी ही नहीं। मोदी जी 3 तलाक पे महिलाओं को आगे बढ़ कि 3 तलाक बंद करा दिए। तो अब इन लोगों के पास कोई एजेंडा तो रहा नहीं, मैनिफेस्टो कुछ ऐसा था नहीं। तो अब इन्होंने नया मैनिफेस्टो में लाया कि हम 1 लाख रुपया देंगे, तरह तरह के योजना ये लाए, ये मैनिफेस्टो लाए। लेकिन ये हकीकत ये है कि होने जाना कुछ नहीं है। ये भी इंस्पायर होने, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इनका भी मन बदल जाए और फिर चुपचाप बैठ जाए कि भाई मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने विचार हैं, लोगों का अपना अपना तर्क भी है। उनका तर्क है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इनका तर्क है कि महंगाई और बेरोजगारी नहीं है, देश सबसे पहले है। आप ये बताइए कि चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, जहाँ तक अभी बात हो रही थी नारी शक्तिकरण की,
नारी सशक्त कब होगी? यहाँ के मुख्यमंत्री जी के जो भाई हैं, दुमका से वो विधायक है, उनके संसदीय क्षेत्र में रूबिका पहाड़िया नाम की एक पहाड़ी बचता है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलता है। उसके पिताजी बहुत कर्जा करके और एम्बुलेंस लेकर के उसको रांची रिम्स लेके आते हैं और उसका इलाज के दौरान मौत हो जाता है। और जब वहाँ के विधायक जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई हैं, उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे थे, ऐसा ऐसा घटना हो जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मीडिया को बाइट दिया था, आप निकाल के देख सकते हैं, कि मैं अपनी अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए दिल्ली गया हुआ था। तो जब एक पहाड़ी बेटी के लिए मुख्यमंत्री के भाई का और ये इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये सोच है, तो महिला क्या सुरक्षित होंगी? मानवीय संवेदना की अगर बात करें तो ये बयान बिल्कुल आया था, मैं आपसे सहमत हूँ, ये बयान आया था और ये अपने आप में दुखद है बयान। लेकिन इस बयान का चुनाव पर असर पड़ेगा या क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ये सब प्रोपेगेंडा है, असर नहीं, बयान तो ऐसा आया था। बसंत जी बयान नहीं दिए थे क्या? सुनिए, बसंत जी बयान दिए थे कि नहीं दिए थे? आप खाली इतना बता दीजिए। नीतीश जी का बयान याद है आपको? बसंत जी बयान दिए- नीतीश जी मैं का बसंत बयान जी याद का है? देखिए नहीं। नीतीश जी का विधानसभा में दिया हुआ बयान याद है आपको? मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, मैं झारखंड की जनता हूं। नीतीश जी अमेरिका के आदमी नहीं है, वो भी भारत के हैं, वो भी लोकसभा में है। नीतीश जी का बयान याद है आपको? आपके विधानसभा में महिला विधायक रो रही थी, ये याद है आपको? नीतीश जी का याद है आपको? क्या बोले थे? आपकी महिला विधायक रो रही थी, याद है? बयान तो वो भी था ना। आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। बयान नीतीश कुमार जी विधानसभा में क्या बयान दिए थे? क्या दिए थे बताइए ना, ये 7 बार आप बोल चुके, बयान बताइए ना। देखिए बयान तो बड़ा निंदनीय है, आप हम ऐसा नहीं कह सकते, हालांकि किस परिप्रेक्ष्य में बोले, लेकिन इनकी नीति रो क्यों रही थी ये इनसे आप पूछ लीजिए, बयान इनजी से पूछ लीजिए कि भाई जैसे वो आप बता रहे थे कि क्या ये एक मिनट, चुनाव में क्या ये सब मुद्दा रहेगा, आपसे ये जानना। नहीं, ये नारी शक्ति वंदन का जो बात करते उस पे बात हो रहा है। तो मणिपुर की महिलाएं नहीं हैं। आपके मेवात में डबल इंजन की सरकार थी, वहाँ पर लोगों को घेर के मारा गया। अच्छा, एक मिनट मेरा बात बताइए, वो वहाँ नारी बंधन नहीं चल रहा था क्या? आपके मेवात में क्या हुआ? मेवात में महिलाओं के साथ क्या हो गया? आपके मणिपुर में क्या हुआ? आपका झारखंड को आप देख रहे हैं, जयपुर में क्या हुआ? हाँ तो ठीक बात है, अच्छा बात है। क्या हुआ था? तो वही बात, हम भी चोर आप भी चोर, बोलिए ये बात को। ऐसा थोड़ी है, बोलिए ना आप इस बात ऐसे बात बोल रहे। जयपुर में क्या? लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या बसंत सोरेन ये बोला कि नहीं बोला, ये मैं पूछ रहा हूँ, बोले कि नहीं बोले? मणिपुर में हुआ कि वो छोड़िए ना, बसंत सोरेन जी ये बात बोले कि नहीं बोले? इसको बसंत सोरेन जी बोले, इसको कोई भी सही नहीं बोल सकता। सही नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। क्या नीतीश जी जो बोले वो सही थे? देखिए नीतीश जी बोले वो भी सही नहीं हो सकता, हो हम इस पे आप लोग दरअसल क्या है, चुनावी मुद्दे पर हमारी बातचीत हो रही है। आप लोग भी इधर आ जाइए। चुनावी मुद्दे पर बात हो रही है कि जब चुनाव होगा, यहाँ जो 4 चरणों में चुनाव होगा, 14 सीट के लिए लोग जब वोट देने के लिए जाएंगे, तो उस समय में उनके दिमाग में क्या क्या बातें रहेंगी, क्या माहौल दिख रहा है, ये बातें। व्यक्तिगत जो भी आरोप प्रत्यारोप है वो तो अपनी जगह। देखिए पहले वाला चुनाव वाला तो बात रहने गया। देखिए पहले जब चुनाव होता था तो पहले का जो सरकार रहता था, पहले जनता जागरूक नहीं था, जनता कोई जागरूक नहीं था। पहले सरकार था दारू उरू पिला उला के वोटिंग अपना सब अति लोग से करा लेता था और सरकार सब हमेशा बनते है। तो अब है जनता जाग गया है ना, अब हमको वोट कहाँ देना है, किसको देना है, कैसे देना है, कैसे सरकार चल रहा है, सरकार क्या काम कर रहा है, जनता के बीच क्या कर रहा है, घर घर क्या काम रहा है, ये सोच को अब जनता वोट। इनका कहना यही था कि जो देश का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने देश में है, तो झारखंड की 14 सीटों पर भी लोग जब वोट करने जाएंगे तो एक प्रधानमंत्री को चुनने के लिए जाएंगे, और जब प्रधानमंत्री को चुनने के लिए जाएंगे तो उनके दिमाग में एक ही चेहरा रहेगा, जैसा कि इन लोगों में से अधिकांश लोगों ने, हालांकि एक युवा जो हैं वो काफ़ी, उनका भी तर्क जो था वो काफ़ी तर्क दे रहे थे, लेकिन तमाम बातें जो है वो यहाँ का जो माहौल है वो यही बताता है कि अपने आप में चीज़ें अलग ढंग से चल रही हैं। सत्ता के संघर्ष में दूसरे शहर से फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।